आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यसमिति की एक विशेष बैठक संपन्न हुई। जैसा आप जानते हैं, इस बैठक का मुख्य एजेंडा नव संकल्प चिंतन शिविर, उसकी तैयारियां और कांग्रेस अध्यक्षा जी द्वारा बनाए गए 6 अलग अलग विषय, उनकी परिचर्चा आज की इस बैठक में शामिल थी। नव संकल्प चिंतन शिविर, जैसा हमने पहले भी कहा है, इसका लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी के लिए एक नए एक्शन प्लान की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है एक नए रोड मैप की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है कांग्रेस द्वारा जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप एक सकारात्मक सक्रिय विपक्ष की नई भूमिका की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है जन आकांक्षाओं पर खरा उतरकर संगठनात्मक, आंदोलनात्मक और विचारधारा जो पार्टी की है और बदलते समय के अनुरूप नए बदलाव के परिवर्तन को अपने आप में आत्मसात कर और उसे सामने लाकर एक नए संकल्प के साथ इस देश के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है सरकार के द्वारा, उससे लोहा लेने की तैयारी। यह नव संकल्प चिंतन शिविर का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने 6 अलग अलग ग्रुप्स का गठन किया है। राजनीतिक विषय पर, जिसका बहुत बड़ा स्कोप है, देश के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं उसको लेकर, देश के किसान खेत मजदूरों की समस्याओं को लेकर, देश में सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों को ताकत देने को लेकर, कांग्रेस में व्यापक संगठनात्मक बदलाव करने को लेकर, देश के युवा और महिलाओं, जिनकी उम्मीदों, जिनके गुणों और जिनके भविष्य पर आक्रमण हो रहा है, उसको लेकर, और इन छह ग्रुप्स के 6 कन्वीनर्स ने आज बिंदु वाइज अपनी रिपोर्ट, अपने बिंदु, क्या क्या भविष्य का रास्ता है जिसे लेकर एक क्रियात्मक, क्रियाशील, एक्टिव एजेंडा और रोड मैप बनाया जाएगा, उसमें जो फर्स्ट डिस्कशंस उन्होंने की है, उसकी चर्चा कांग्रेस की कार्यसमिति से की। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों ने उस पर अपने अपने विचार भी रखे। और अब इस एजेंडा को लेकर एक व्यापक चिंतन मनन नव संकल्प चिंतन शिविर में होगा। इस चिंतन शिविर की 2 विशेषताएं भी हैं। आप लोग बार बार पूछते हैं कि वहां किसको आमंत्रित किया गया है। आज जयराम जी और मैं वो भी आपके समक्ष लेकर आए हैं और मेरे बाद अंग्रेजी में वो आपको बताएंगे। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यगण, कांग्रेस कार्यसमिति के सभी परमानेंट इनवाइटीज गण, कांग्रेस कार्यसमिति के स्पेशल इनवाइटीज गण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्षगण, हमारे विधायक मंडलों के अध्यक्षगण, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में कांग्रेस के विधायक मंडल के अध्यक्षगण,
देश के पूर्व यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, देश के पूर्व इंडिपेंडेंट चार्ज यूनियन मिनिस्टर्स, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और ज्वाइंट सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भिन्न भिन्न विभाग और प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, लोकसभा और राज्यसभा में हमारे सांसदगण, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सचिव, सब, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, जनरल सेक्रेटरी, सचिव, वो सब, एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण और लगभग 50 के करीब वो लोग जो या कोऑर्डिनेशन पैनल्स का हिस्सा हैं या कांग्रेस अध्यक्षा जी ने विशेष तौर से चुने हैं। इनकी कुल संख्या 422 है और इसकी विशेषता यह है दैट 50 अंडर 50% नव संकल्प चिंतन शिविर के डेलीगेट्स 50 साल से कम आयु के, और उनमें से भी आधे से ज्यादा लगभग 30 से 35% 40 साल से भी कम आयु के। सो इसमें तजर्बे और तरुणाई का एक अनूठा मिश्रण है। इस चिंतन शिविर की एक विशेषता यह भी है कि 21% महिलाएं हैं कुल डेलीगेट्स के। मैं और जयराम जी अभी देख रहे थे तो हमने 10 मिनट इसलिए लिए कि हम देखना चाहते थे। 21% के करीब महिलाएं, और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को उनकी काबिलियत के आधार पर, जमीनी जुड़ाव के आधार पर, पार्टी में उनके पास क्या संगठनात्मक तजर्बा है उसके आधार पर उनको बुलाया है, ताकि डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की विविधता जो है उसको प्रतिबिंबित भी कर सके और उनके विचार इस नवसंकल्प चिंतन शिविर में वो लोग रख भी सकें। इसके साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति ने आज 2 महत्वपूर्ण निर्णय और लिए। डिजिटल मेंबरशिप कांग्रेस पार्टी संपन्न लगभग कर चुकी है और अभी भी चल ही रही है, क्योंकि वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। कांग्रेस के संविधान में उसके जरूरी बदलाव की आवश्यकता थी, आज उसको भी अनुमोदित किया गया। और महत्वपूर्ण बात यह है, लद्दाख जो हमारा अभिन्न अंग है देश का और महत्वपूर्ण हिस्सा है, और लद्दाख जिसकी संप्रभुता पर एक पड़ोसी देश ने जबरन हमारी सरजमी पर कब्जा किया हुआ है, लद्दाख को एक सेपरेट कांग्रेस पार्टी का टेरिटोरियल विंग बनाने का आज निर्णय लिया गया है। साथियों, अगले 1-2 दिनों में आपने विस्तृत कार्यक्रम भी जानने का प्रस्ताव हमारे समक्ष इंडिविजुअली रखा है। कल और परसों के अंदर हम उसकी भी पूरे विस्तृत कार्यक्रम की आपको जानकारी देंगे। पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से कोशिश करेंगे कि हर रोज सुबह 9 और 10 बजे के बीच में एक औपचारिक पत्रकार वार्ता कर, और आपके लिए बाकायदा एक प्रॉपर वहां मीडिया विंग का हमने क्रिएट करने का प्रयास किया है, ताकि आपको कोशिश करेंगे 2 बार, नहीं तो सुबह ही पूरे दिन के कार्यक्रम की सूचना भी हम आपको देंगे, आपको ताकि इधर उधर भागना नहीं पड़े। और ये भी कांग्रेस अध्यक्षा जी का विशेष निर्णय था, मैं इसलिए कन्वे कर रहा हूं ताकि आपको असुविधा ना हो। और उस विस्तृत कार्यक्रम की चर्चा हम आपसे कल करेंगे। मैं अब अनुरोध करूंगा आदरणीय जयराम रमेश जी से, जिन्होंने इस चिंतन शिविर में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, कि वो आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आज की बैठक को लेकर हम दोनों आपसे सवाल लेंगे। आदरणीय जयराम जी। शुक्रिया रणदीप। I think Randeep has already
given you all the details. Today, the 6 senior Congress leaders, Shri Mallikarjun Kharge, briefed the CWC on the political issues. Shri P. Chidambaram briefed the CWC on the economic issues. Shri Bhupinder Singh Hooda briefed the CWC on issues related to Kisans and Khet Mazdoors. Shri Salman Khurshid briefed the CWC on issues relating to the welfare and empowerment of scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, protection of minorities and women. Shri Mukul Vasnik briefed the CWC on issues relating to the restructuring of the organization. And finally, Shri Amarendra Singh Raja briefed the CWC on issues relating to youth with specific focus on education and employment. These were the 6 groups that the Congress President had set up. Each group has 9 members, and they have been meeting over the last few days to shortlist the broad issues. We are going to Udaipur not to draft a manifesto. We are going to Udaipur, as Randeep has explained, to prepare an action plan to strengthen, revive the Congress Party, to deal with the political, economic, social and other challenges. So these groups have had meetings amongst themselves. Today, in bullet points, they highlighted what are the important issues to be taken up, and over the next 2 days, we will share this information with you as well. The idea is that on the 15th of May, we will have the Udaipur Nav Sankalp, which is really a plan for the organization, the Congress Party as an organization. We are not at the party in power. We are the party aspiring to be the party in power nationally in 2002-04, and of course the assembly elections that are going to be held this year and next year. So this is a political Chintan Shivir. It's an action-oriented Chintan Shivir. There are so many issues to be discussed, but it's the politics of it and it's the organization of it that we are focusing on in Udaipur for 3 days, which will be kicked off on the afternoon of the 15th by the Congress President. And the former Congress President will make his valedictory final remarks, closing remarks, substantive remarks on the 15th, and then we will adopt the resolution or the action plan. I wouldn't call it a resolution, it's really an action plan. So this is broadly what we are doing. As you know, we had a Chintan Shivir in 1998 at Panchmati. We had a Chintan Shivir in 2003 in Shimla. We had a Chintan Shivir, although it was called a Chintan Shivir, in January 2013 in Jaipur. So this is the 4th in the series, and we are meeting in the midst of a grave economic crisis. Today, as my colleague Randeep has reminded us, the Indian rupee has become a member of the BJP's Margdarshak Mandal, and it has fallen to more than 75. Today it's actually closed at 77. So there are grave economic challenges, unemployment, center-state relations. There are of course political challenges, the growing polarization around religion, language, region, and so on. So all this will be discussed, but it will be discussed in the context of an action plan for the organization. So we will be briefing you
in detail in the next 2 days according to a schedule that Randeep has drawn out, which I am sure he'll share with you, and we look forward to seeing you at the Chintan Shivir. It is really, the Chintan Shivir is not a destination. The Chintan Shivir is the beginning of a long journey. It's not a destination. It's a meel patthar, it's a milestone. And after each of the Chintan Shivir, the organization has undergone a transformation, but organizations have to undergo periodic transformations. So this is a transformation of an unprecedented magnitude, which we are called upon to undertake, and I think this shows that it's taken time to plan, to ensure balanced representation, as Randeep has explained, balance on gender, balance on region, balance on experience, and balance on age. On all four categories, it has taken some time, and I think it demonstrates the Congress President's unflinching commitment to making the Congress Party a rejuvenated party, a revived party, a strengthened party to deal with the political, economic and social challenges before the country. Thank you. Any questions? I'll come first on this and then we'll come to it. आदरणीय साथी, देश, कांग्रेस के सामने भी और देश के सामने भी गंभीर चुनौतियां हैं। आप मुझे बताइए, कभी 75 वर्षों में $1 के मुकाबले रुपया गिरकर ₹77 के करीब हुआ था? बताइए, कभी एक पखवाड़े के अंदर देश से इस प्रकार से $31 करोड़ बाहर चले गए हों? क्या कभी ऐसा हुआ था? क्या 75 साल में कभी गैस सिलेंडर की कीमत ₹1000 हुई थी? क्या 75 साल में पेट्रोल और डीजल ₹100 को पार हुआ था? क्या 75 वर्षों में कभी इस देश के 3/4 बिजली प्लांट्स के अंदर कोयला ही ना हो और देश भीषण गर्मी में झुलस रहा हो? क्या कभी ऐसा हुआ था? क्या 75 वर्षों में कभी ऐसा हुआ था कि पूरी दुनिया में और कई जगह युद्ध होने के बावजूद भी भारत जैसे तरक्कीशील और प्रगतिशील मुल्क से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही हो, यानी पूंजी बाहर जा रही हो अंदर आने की बजाय? क्या 75 सालों में कभी ऐसा हुआ था कि जो कांग्रेस के कार्यकाल में जो मुल्क डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ पर था, आज आंकड़े बदलकर भी 4 और 5% ग्रोथ के लिए हाहाकार मचा है? क्या 75 सालों में कभी इस देश में ऐसी महंगाई हुई थी? क्या 75 सालों में कभी इस देश में नफरत, भय और बंटवारे का यह वातावरण पैदा हुआ था? तो इस देश के सामने गंभीर चुनौतियां हैं और हमने ये माना, स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी के सामने भी संगठनात्मक और राजनीतिक दोनों गंभीर चुनौतियां हैं। इसलिए ये चिंतन शिविर भविष्य का रास्ता और भविष्य की एक्शन प्लान दोनों तैयार करेगा। Well, you have to. We can't prejudge what will happen.
But the fact that we are holding the Chintan Shivir is a powerful signal that the Congress president means business. This is not a ritual. Today she has said in the Congress Working Committee, I think the remarks have been circulated to all of you, she has said that this is not a ritual. This is a milestone in this long journey. Challenging period because the country is going through challenging times, economically, politically, socially. The international situation has become very uncertain. So there are challenges before the country, there are challenges before the Congress. The people of the country expect the Congress to play its role in the nation's politics. And that is why this Chintan Shivir is being organized. So revamp and all this will come as an outcome of the Chintan Shivir. Yes, दीर्घकालीन का की परिभाषा है 2 साल. हम 10 साल का प्लान नहीं बना रहे हैं इस चिंतन शिविर में. हमारा जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, 2024 के लोकसभा चुनाव. हाँ, कुछ ऐसे निर्णय लेने हैं जो जिसका नतीजा हमें 5 साल बाद दिखाई देगा, 10 साल बाद दिखाई देगा. पर हमारे सामने पहला जो मकसद है वो 2024 के लोकसभा चुनाव, और उसके पहले 2022 और 2023 हमारे कई राज्यों में भी चुनाव है. पर अगर आप मुझे पूछें तो एक मोटे तौर से मकसद 2024 लोकसभा के लिए कांग्रेस को, कांग्रेस संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, वो है मकसद. Sir, I'll come to that. I've noted. Just as soon as this issue is over, I'll come to that. I think, my friend, if you saw the context clearly, and what Congress President also said today, if you saw the remarks, it is all right to point out deficiencies and sometimes even be critical, but they should be to strengthen the party and not to demoralize the party. I think that was the intent. Yes, ma'am. No, it's not debt of the party, it's debt to the party. There's a big difference. She spoke about discharging our debt to the party, not of the party. Party has no debt. Individuals have a debt. So please see her remarks today. It has been circulated to you. Very clearly she has said that the party has given much to each and every one of us, and the time now is to give back to the party. And in response to the earlier question, she has also said self-criticism is welcome. We must have self-criticism. In fact, Chintan Shivir means self-criticism. But you cannot spread gloom and doom all the time. So we cannot allow self-criticism to destroy self-confidence and morale. I think she is very, very clear today on what she said. Can you? हम कर्ज चुका रहे हैं, ये पार्टी का कर्ज नहीं है, ये व्यक्तिगत कर्ज है. पार्टी ने हर एक को बहुत कुछ दिया है, पर अभी समय आया है, वक्त आया है हर एक को देखने के लिए कि हम पार्टी को हम वापस क्या देंगे. और वही मैं समझता हूँ एक बहुत
महत्वपूर्ण संदेशा आज कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इस बैठक में दी। Not puzzling. It's not puzzling. I'm sorry. It's not. It may be puzzling to you. It's not puzzling to anybody else. It's a very simple equation. Party has given you position. You must do something for the party. That's simple. It's not puzzling. It's not puzzling. I think he did say. I think she's already said it's not fair for Mr. Jairam Ramesh to repeat. Yes, sir. Firstly, Modi government's understanding of the sedition law has always been warped, for want of a better word. It was read down way back in the 60s by the Supreme Court, when they restricted it purely to incitement to violence. But Modi government has over last 8 years used the sedition law only to suppress fundamental rights of expression of opinion, curbing dissent against the BJP, suppressing voices against the RSS, subjugating opinion against the Modi government, be it of the activists, political opponents, journalists, student leaders, NGOs, or anyone asking questions from those sitting in the citadels of power. Finally, after the rebuke from the Supreme Court, Modi government seems to have belatedly realized that its misuse of the sedition law is about to be quashed. Faced with that clear-cut observation of the Supreme Court, in hindsight, they are trying to course correct. I am happy that even at this belated stage, if they change their autocratic, dictatorial mindset of suppressing, subjugating, trampling upon every voice of dissent and disagreement, it would bode well for democracy. आदरणीय साथी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उठा हर स्वर देशद्रोह नहीं हो सकता। आरएसएस की आलोचना देशद्रोह नहीं हो सकती। मोदी सरकार के कुचक्र, कुनीतियों और उनके द्वारा लिए गए तानाशाही निर्णयों की आलोचना राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकती। हर राष्ट्र प्रेमी का यह कर्तव्य है कि सरकार को सच्चाई का आईना दिखाए और मोदी सरकार जैसी तानाशाही सरकारों को प्रजातांत्रिक आलोचनात्मक रवैया अपनाकर उन्हें वास्तविकता दर्शाए। 8 साल से मोदी सरकार ने हर पत्रकार, हर स्वतंत्र कमेंटेटर,
हर एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, हर राजनीतिक विरोधी, हर राजनीतिक पार्टी जो उनके विरोध में खड़ी है, हर विद्यार्थी, हर प्रोफेसर, हर राइटर, हर थिंकर, हर व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह के कानून का दुरुपयोग कर उनकी आवाज दबाने का, कुचलने का दुस्साहस किया है। उन्होंने सेडिशन कानून को अपना पर्सनल प्रोपेगेंडा मशीन बनाकर हजारों अगर लाखों नहीं, शायद लाखों मुकदमे दर्ज कर हजारों लोगों को जेल की सलाखों के पीछे ठूसा है। अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में मोदी सरकार और भाजपा को लताड़ लगाते हुए प्रजातांत्रिक और मौलिक अधिकारों के हनन का एक तरह से उन पर आरोप लगाते हुए चेतावनी दे डाली, तो घबराकर उन्होंने उस देशद्रोह के कानून की पुनर्व्याख्या या पुनर्चिंतन करने की बात कही है। आज भी देर नहीं हुई। इस देश के संविधान को कुचलने की परिपाटी जो भाजपा ने बनाई है और जिसका क्रियान्वयन मोदी सरकार ने सरकार के तंत्र का दंडात्मक कार्यवाही करके, दुरुपयोग करके किया है, आज भी उस पर पुनर्विचार करिए ताकि देश में मौलिक अधिकार जो सस्पेंड कर दिए गए हैं, संविधान जिस पर हमला बोला गया है, वो बहाल हो सके। धन्यवाद। I would request Mr. Ajay Makhan to definitely reply that query, ma'am. He is General Secretary in charge. He is here. He is here. He is here.